गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं उमेश और आज हम लोग संविधान के प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। और चूंकि हम लोग को पता है यूपीएससी और सीजीपीएससी दोनों के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पॉलिटी या संविधान का काफी महत्व होता है, चाहे वो प्रीलिम्स का स्टेज हो चाहे मेंस का स्टेज हो, और उसमें भी अलग अलग पेपर्स हैं, ऐसे है, उसके अलावा इंटरव्यू है, उसमें भी हम लोग को पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि संविधान का जो आईना है, जो सार है, वो हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। ये कक्षा इंग्लिश में अलग से सेपरेट रूप से होगी। सो ये लक्ष्य यूपीएससी सीजीपीएससी 2023 पहल के अंतर्गत हो रहा है, जो एक नॉन कॉमर्शियल इनिशिएटिव है हमारा रायपुर, छत्तीसगढ़ और इसके बाहर के साथियों के लिए। तो जैसा कि भारत का संविधान और उसकी उद्देशिका हमें दिख रही है, प्रस्तावना जो कि उद्देशिका हमने अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया हुआ है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं, हम भारत के लोग, हमको शुरू में दिखता है हम भारत के लोग मीन्स शक्ति का स्रोत दिखाता है कि ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने भारत का संविधान बनाया है। भारत के लोग, उसके बाद भारत को कैसा राज्य बनाते हैं, भारत का जो राष्ट्र है उसका स्वरूप कैसा होगा, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। उसके बाद समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, गणराज्य होगा। उसके बाद नागरिकों के लिए अलग अलग प्रकार के न्याय की बात करते हैं हम लोग संविधान के अंतर्गत। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, मीन्स संविधान सभा में कब पास हो रहा है उसका डेट बता रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना क्यों जरूरी है, ये सबसे पहले एक प्रश्न है, क्योंकि हमें संविधान, इतना बृहद संविधान है, विश्व के सभी देशों में वन ऑफ द बिगेस्ट जो है, लार्जेस्ट जो है, वो हमारा भारत का संविधान है। तो ये भारत के संविधान का सार बताता है, ये परिचय है हमारा, हमारे संविधान का, संविधान के अधिकार का स्रोत, शक्ति का स्रोत बताता है, निर्माताओं के आदर्शों, लक्ष्यों और विजन को रिफ्लेक्ट करता है, इंगित करता है। ये हमें उन मूल्यों के बारे में, उन वैल्यू एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है या हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम हमारे अपने लोगों के लिए, समाज के लिए। हमें संविधान का प्रस्तावना यही बताता है कि समाज की परिकल्पना हम कैसे करते हैं, न केवल उस समय के 1950 के संविधान की, बल्कि आने वाले भविष्य में, चाहे वो 2022 हो या 23 हो या आने वाले समय में
भारत का संविधान कैसा हो, भारत का समाज कैसा हो, ये जो है प्रस्तावना में दिखता है। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला है, 1967 का केस है, कि प्रस्तावना जो है वो संक्षेप में हमारे आदर्शों और मूल्यों का ही समूह है। आदर्श और आकांक्षाएं, प्रस्तावना में संक्षेप में संविधान की आदर्श और आकांक्षाएं हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में गोल्स एंड एस्पिरेशंस बोलते हैं। तो क्या सभी संविधानों की प्रस्तावना होती है? यह अनिवार्य नहीं है, और अधिकांश संविधानों में हमें प्रस्तावना देखने को मिलती है। फिर भी बेल्जियम, थाईलैंड और बाकी देखिए इतने सारे कंट्रीज हैं, ऐसे करीब 54 देश है जहाँ पे के संविधानों में प्रस्तावना अभी भी नहीं है। इनफैक्ट भारत सरकार अधिनियम जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो भारतीय संविधान में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है, करीब करीब 2/3 भाग वहां से लिए गए हैं। और आजादी के बाद तक, जब तक हम लोगों ने संविधान को स्वीकारा नहीं, तब तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के काफी सारे प्रावधान हमारे यहाँ लागू रहे। यह भी एक तरीके का संविधान ही था, प्री इंडिपेंडेंस एरा जो है भारत का, उसके लिए। पर यहाँ पे भी कोई प्रस्तावना नहीं थी। अब प्रस्तावना का मसौदा हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो एक तो है कि इसका कोई विशेष स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है, अलग अलग दृष्टिकोण है। तो जो मेन दृष्टिकोण है उसको हमको जानना जरूरी है कि नेहरू के जो उद्देश्य प्रस्ताव 1946 के, दिसंबर 1946 के, उससे के आधार पे हम लोगों को प्रस्तावना देखने को मिलता है। हालांकि कुछ अन्य जो सोर्सेस हैं, तो BN राव जो है संविधान सभा के सलाहकार, उन्होंने भी प्रपोज किया था। मसौदा समिति के बारे में भी देखने को मिलता है, पर अधिकांश सदस्यों ने इस पर काम नहीं किया है। प्रोफेसर आकाश सिंह राठौर के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी प्रस्तावना तैयार करने के, मसौदा तैयार करने के लिए क्रेडिट दिया जाता है। पर हम लोग मेन जो क्रेडिट देते हैं, जो मुख्य दृष्टिकोण है, वो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव 1946 के आधार पर है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि लगातार आते रहता है एग्जाम्स में भी, कि क्या संविधान का भाग प्रस्तावना है, या प्रस्तावना जो है मूल भाग है क्या संविधान का? तो ये लगातार प्रश्न के रूप में हमारे बीच में रहा है। तो चाहे वो CGPSC हो, UPSC हो, अलग अलग पार्ट में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। और ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि संविधान का मूल भाग प्रस्तावना है या नहीं, पर उसको घुमा फिरा के भी कई बार UPSC और अलग अलग स्टेट के PSCs पूछते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और तथ्य हैं कि प्रस्तावना को मूल रूप से उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अंत में हसरत मोहानी के सुझाव पर इसे अपनाया गया। संविधान की प्रस्तावनाओं को अन्य प्रावधानों की तरह ही हम लोगों ने संविधान सभा में एडॉप्ट किया, पास किया, अपनाया। बेरूबरी यूनियन का जो केस है 1960 का, उसके हिसाब से प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है और इस पे संशोधन नहीं किया जा सकता। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 1960 में। संशोधन नहीं किया जा सकता है और नहीं ये संविधान का भाग है। पर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो लैंडमार्क केस है भारत के संवैधानिक इतिहास में, केशवानंद भारती निर्णय 1973, उसके अंतर्गत प्रस्तावना को संविधान का मूल हिस्सा माना गया है, अभिन्न अंग माना गया है। और यह भी माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। और आगे चलकर उत्तर प्रदेश बनाम दीनानाथ शुक्ला 1997 जजमेंट में प्रस्तावना को संविधान के मूल संरचना का भाग भी माना गया है। इसका मतलब यह है कि प्रस्तावना के उन भागों को तो बिल्कुल ही नहीं बदला जा सकता जिससे कि संविधान की मूल भावना आहत हो।
इसके संबंध में जो संविधान की मूल भावना या मूल संरचना या मूल ढांचा के बारे में मैंने ऑलरेडी PDF शेयर किया है। फेसबुक में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, सब जगह आपको मिलेगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो काफी डिटेल नोट्स है, उसको भी आप जरूर पढ़ें, डाउनलोड कर लें। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? फिर से यह प्रश्न हमारे बीच में है। तो चूंकि यह मूल संरचना का हिस्सा है, इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, पर यह हमारे मूल संरचना जो संविधान का जो मौलिक भावना है उसको उल्लंघन ना करे, उसके खिलाफ ना हो। तो कैसे प्रस्तावना को हम लोग अमेंड कर पाएंगे, संशोधन कर पाएंगे? तो जोड़ने का एकमात्र तरीका है, हालांकि चूंकि मैंने इसको ऑफिशियल सोर्सेज से लिया हुआ है, पर मेरा मत है कि हो सकता है आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को चेंज कर सकता है, चूंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अनुसार जोड़ना ही एकमात्र तरीका नहीं है, पर ऐसा कोई चीज, ऐसा बात नहीं हटना चाहिए जिससे कि मूल भावना आहत हो। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है इस संबंध में, इसको हम लोग देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी शब्द को हटाने से इनकार कर दिया था, फिर भी आगे चल के हम लोगों ने 1976 में 42वें संशोधन में 3 शब्द जोड़े हैं, और ये 3 शब्द हैं धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। तो सभी शब्दों का हमें बेहतर तरीके से मीनिंग पता होना चाहिए, और डेफिनेटली हम लोग इस पे काम करेंगे, आने वाले समय में इस पे बात करेंगे। तो एक और प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या में किस प्रकार से हमारा प्रस्तावना जो है या उद्देशिका जो है वो उपयोग में लाया जाता है? तो प्रावधानों की व्याख्या में वैध सहायता करता है। उसके अलावा जहां पर भी अगर संवैधानिक प्रावधान कोई भाग का या किसी अनुच्छेद का क्लियर है, स्पष्ट है, वहां पे प्रस्तावना का कोई विशेष महत्व या फायदा नहीं है। यदि प्रावधान विरोधाभासी है या मौन है, तब प्रस्तावना का उपयोग हम लोग मेनली करते हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है, और संविधान निर्मात्री सभा के जो हमारे लोग थे उनकी मंशा को जानने के लिए किया जाता है। बेरूबरी यूनियन में ऑलरेडी बोला गया था कि भारत का जो संविधान का प्रस्तावना है वो निर्माताओं के मस्तिष्क और विचारों को खोलने की कुंजी है। तो इसका मतलब है कि विभिन्न प्रावधानों के मूल भावना को अगर हमको देखना है तो हमको संविधान की आत्मा स्वरूप इस उद्देशिका को देखने की, रियलाइज करने की, इन पर हुए जो बहस है, डिबेट्स है संविधान सभा में, उसको देखने की जरूरत है। तो अल्टीमेटली एक और चीज जानने की जरूरत है जो अक्सर हम नहीं सोच पाते हैं कि संविधान की शक्ति क्या है, कैसे उसका पावर है, कितना पावर है, किस एक्सटेंट तक है। तो इस पे मैं बताना चाहूंगा कि खुद का संविधान के प्रस्तावना का विशेष पावर नहीं बनता है। तो संविधान जो है वो आत्मा की तरह है, जो हमारे मूल भाग जो है, विभिन्न अनुच्छेद, विभिन्न भाग, अनुसूचियों, इनके साथ शरीर रूपी जो मूल भाग है उनके साथ ही इसका कोई अस्तित्व और शक्ति होता है। अदरवाइज इंडिपेंडेंटली प्रस्तावना की कोई शक्ति नहीं है। जिस प्रकार हमारा शरीर जो है बिना आत्मा के नहीं चल सकता, और बिना शरीर के आत्मा का कोई महत्व नहीं है, उसी तरीके से प्रस्तावना और संविधान के मूल जो भाग है उसको हम लोग को परिकल्पना उसकी करनी चाहिए। तो इसका यह भी मतलब है कि अगर हम लोग केवल मूल भाग को देखते रहें और जो संविधान की आत्मा है, जो उद्देशिका है, उसको अगर दरकिनार करें, उसके उद्देश्यों को, उसके मूल्यों को, उसके भावनाओं को, तो इसका मतलब हम एक डेड बॉडी को रिफर कर रहे हैं। जैसे कि बिना आत्मा के जो शरीर है वो खत्म हो जाता है और हम लोग उसका कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो जो जीवन है, एक्टिवनेस है, वो आत्मा और शरीर के साथ ही आता है। इसीलिए इस बात को अभी आज के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है कि हम लोग को उद्देशिका जो है वो लगातार और भी ज्यादा इफेक्टिव होते जा रही है, और उसका और भी रिलीवेंस जो है वो बढ़ते जा रहा है। क्योंकि
आने वाले समय में जब हम लोग संविधान को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे, लगातार जब अमेंडमेंट्स भी हो रहे हैं, तो उद्देशिका को बार बार रिफर किया जाएगा। अब आइए देखते हैं प्रस्तावना में मूलतः कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। तो एक चीज तो ऑलरेडी मैंने शेयर किया था। पहला जो लाइन है, हम भारत के लोग, इसको हम लोगों ने अमेरिका के संविधान और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से अपनाया था। संविधान को अपनाने, अधिनियमित और खुद को देने की बात भी हम लोगों ने वहीं से ली है। तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जो प्रस्तावना के बारे में हमको जानना जरूरी है कि नागरिकों के 3 अधिकार है, इंटाइटलमेंट के उद्देश्य हैं, और राष्ट्र के बारे में जो स्वरूप है, जो प्रकृति है, उसका विवरण जो है हम लोग को प्रस्तावना से मिलता है। जैसे कि विवरण के बारे में हम अगर देखें तो भारत को हम लोग संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या इसको पंथ निरपेक्ष कहना उचित होगा, क्योंकि सीजीपीएससी में एक बार ये कंट्रोवर्सी आ ही चुका है। तो जो पंथ है वो ज्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसलिए हम लोग पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में देखते हैं। नागरिकों के 3 विशेष प्रकार के अधिकार हमको दिखते हैं हमारे प्रस्तावना में। तो एक तो न्याय दिखता है। न्याय किस तरह का न्याय? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उसी तरीके से स्वतंत्रता दिखती है। किन चीजों की स्वतंत्रता? तो विचार, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। और समानता दिखती है, परिस्थिति और अवसर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, 2 चीजों की समानता दिखती है हमें। तो ये 3 बातें, 3 अधिकार जो है वो हमारा प्रस्तावना देता है। और इसको ये देता है अगर हमारा प्रस्तावना मूल भावना के रूप में, तो कहीं ना कहीं ये हमारे संविधान के मूल भाग में भी उसको देखेंगे, तभी उसको ये फुलफिल करेगा और परफेक्ट बनाएगा। तो उसको आने वाले संदर्भ में हम देखेंगे। अब भारतीय प्रस्तावना में क्या है, तो पात्रता के जो 3 उद्देश्य हैं उसको भी हम लोग को जानने की जरूरत है। क्या करता है? तो ये भाईचारा को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत गरिमा को सुनिश्चित करता है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये भी आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसको कीवर्ड के रूप में हाईलाइट कर लीजिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के बारे में भी बात करता है। अब संविधान में प्रस्तावना कहाँ कहाँ पे निरूपित होता है, प्रतिबंधित होता है, कहाँ कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, ये भी हमको जानना जरूरी है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में जो आर्टिकल 12 to 35 है, वहां पे हमको प्रस्तावना की मूल भावना दिखती है, जहां पे हमको स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिगत गरिमा के बारे में दिखता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है भाग 4 जो है आर्टिकल 36 to 51, उसमें हम लोग को सामाजिक और आर्थिक न्याय, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की भावना दिखती है, जो मूल भाग में है। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A, जिसको हम लोगों ने बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा अपनाया है, वहां पे बंधुत्व की भावना को बढ़ाने की बात की गई है, भाईचारे की भावना को बढ़ाने की बात की गई है। इसको भी लिख देता हूं, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51, और ये भाग 4A। आपको ये सभी याद नहीं करना है। आने वाले समय में मैं एक क्लास लूंगा जिसमें आपके सभी संविधान के भाग और अनुसूचियां आपको याद हो जाएंगे, ऐसा मुझे आशा है। तो उसके लिए एक कंसेप्ट होता है राज्य का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको संविधान के विभिन्न भाग को रटने की, फैक्चुअलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और आप अपने कंसेप्ट के माध्यम से भी उसको समझ पाएंगे। देखिए, सकारात्मक कार्यवाही, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन, जिसके बारे में आप लोग अधिकतर लोग अनुच्छेद 16 या रिजर्वेशन के माध्यम से सुनते रहते हैं। वहां पर भी समानता के ऊपर न्याय की प्रधानता की बात करता है। अब ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड है,
आप सभी इस पे जरूर मनन कीजिएगा, और अगर कभी भी कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो इस पे बात कीजिएगा। अगर नॉर्मल प्रोसीजरल इक्वालिटी की बात की जाए तो वहां पे हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। इसीलिए जो पिछड़े वर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, और जो सोशल और एजुकेशनल रूप से, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, जैसे कि SC ST, उनके लिए विशेष प्रावधानों की बात करता है और प्रोवाइड करता है, जिसके अंतर्गत रिजर्वेशन का भी प्रावधान है। तो यह न्याय की बात करता है, या फिर इक्वालिटी के हिसाब से समानता के बारे में देखा जाए तो जो सब्सटेंशियल इक्वालिटी का कंसेप्ट है उसको भी अचीव करने की कोशिश करता है। SC ST OBC आयोग के बारे में हम लोगों ने सुना ही है, ये भी जस्टिस के ही लिए है। संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संवैधानिकता, जिसके अंतर्गत डिवीजन ऑफ पावर है, शक्तियों का पृथक्करण है, न्यायिक समीक्षा है। अगर इन सब की मूल भावनाओं को देखा जाए तो प्रस्तावनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये भूमिका निभाते हैं। अगर डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट ना हो तो हो सकता है संविधान के मूल उद्देश्यों को, इच्छाओं को, आकांक्षाओं को प्राप्त करने में हमें मुश्किल हो। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वहां पे भी हमें प्रस्तावना दिखता है, प्रतिबिंबित होता है। अब जो कुछ मूल शब्द हैं उनके अर्थों को हम लोग देखेंगे संविधान के अंतर्गत। तो जो संप्रभु है, संप्रभु शब्द है, उसका मीनिंग आंतरिक रूप से सर्वोच्च और बाह्य रूप से मुक्त होना है। इसका मतलब हम लोग इंटरनली भी वी आर सोवरेन, और बाह्य रूप से एक्सटर्नली भी हम लोग फ्री हैं। किसी के लालच पे या दबाव में लेकर भारत कोई डिसीजन नहीं लेगा। इसका पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र के भाषा में एक और मीनिंग है कि अगर हम लोग मुक्त हैं, आंतरिक रूप से सर्वोच्च है, तो ज्योग्राफिकली हम लोग अपने टेरिटरी, अपने भूभाग को किसी और कंट्री को भी अपने मर्जी से दे सकते हैं, और किसी अन्य देश के भी भूभाग को अपने यहाँ मिला सकते हैं। जिसका एग्जाम्पल है 100 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संवैधानिक संशोधन, जिसमें इंडो बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। भारत बांग्लादेश जो भूमि हस्ताक्षर समझौता है, उसका एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं सेकंड एस्पेक्ट का, पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है उसका। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो है, और राज्य जो है उसको धर्म तटस्थ है। हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान में आपको इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम वहाँ का राजधर्म है, और भारत में उस प्रकार का कोई ऐसा नहीं है। हम लोग, हमारे यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र नहीं है। सभी धर्मों को समान आदर देने वाली है, ठीक है, समान सम्मान, सर्वधर्म समभाव। इसका जो मीनिंग है उसको मैं थोड़ा और क्लेरिफाई करना चाहूंगा। तो इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जिसको मैं अंग्रेजी में बताऊंगा तो बहुत अच्छा होगा, कि हम लोग रिलीजियस नहीं है, धार्मिक नहीं है, ठीक है, रिलीजियस नहीं है, हम लोग एंटी रिलीजियस नहीं है, धर्म के खिलाफ नहीं है, हम लोग इररिलीजियस नहीं है, अधार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है, हम लोग केवल नॉन रिलीजियस है। हम लोग का मतलब है भारत, भारत राज्य। तो भारत राज्य का भले ही कोई धर्म नहीं है, पर वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। अब यहाँ पे यूपीएससी के साथ छात्रों के लिए ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग अपने भारत देश के संविधान की प्रकृति जो है पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता के रिस्पेक्ट में उसको कंपेयर करें, तो हम लोग पाकिस्तान जैसे रिलीजियस नहीं है। हम लोग सेपरेशन के बारे में बात नहीं करते हैं। हम लोग यूएस जैसा सेपरेशन ऑफ स्टेट जो है वो राज्य को धर्म से अलग करने वाली बात करते हैं, वैसा बात नहीं करते हैं। सेपरेशन ऑफ स्टेट, स्टेट का पृथक रखना, कहां से? फ्रॉम रिलीजन, ऐसा भी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो राजनेता है, हमारे प्रधानमंत्री है माननीय,
मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, वो सभी धर्मों के धर्म गुरुओं के साथ बैठते हैं, सम्मान करते हैं उनका, उनसे सीखते हैं, साथ में काम करते हैं। हम लोग इररिलीजियस नहीं हैं, जैसे कि फ्रांस जो है वो कहीं ना कहीं इररिलीजियस नेचर का प्रतीत होता है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को स्पेस देते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं और सबको बराबर एक साथ उनके एग्जिस्टेंस पे भी भरोसा करते हैं। इसीलिए लगातार जब भी हिंदू, मुस्लिम और बाकी धर्मों के क्लेश भी होते हैं तो हम संविधान की अपील करते हैं कि सभी धर्मों को समान देखिए, सभी का एग्जिस्टेंस रहने दीजिए, सब एक दूसरे का सम्मान करें। इस तरीके से हम लोग पंथ निरपेक्षता को देखते हैं, जिसमें बंधुता की भावना बढ़े, सर्वधर्म समभाव की भावना बढ़े, वसुधैव कुटुंबकम की भावना बढ़े। उसी तरीके से अगर हम लोग समाजवाद के एक्सप्लेनेशन में जाए तो भारत का समाजवाद जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना है कि वो एक लक्ष्य है, न कि वो मीन्स या रास्ता है। तो हमारे यहाँ का समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसका अर्थ है कि भारत में हो सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, ठीक है, भारत में हो सकता है सरकारी जो कंपनियां हैं उनका नियंत्रण सभी उद्योगों पे ना हो। इसीलिए हम लोग एलपीजी के इस युग में काफी सारे निजीकरण के उदाहरण देख रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन भी देख रहे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना है कि भले ही निजीकरण हो, भले ही निजी उद्योग ज्यादा मात्रा में हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, पर जो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरणात्मक न्याय और आय में असमानताओं का उन्मूलन जो आपको अनुच्छेद 39A में दिखेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, उसके साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिंग ऐसा रहा है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अशिक्षा को दूर करे, वो गरीबी को दूर करे, वो भूखमरी को दूर करे, वो बेहतर शिक्षा का सभी के लिए स्पेस अवेलेबल कराए, वो हेल्थ जो है, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराए। ये लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत सरकार की जिम्मेदारी है। डेमोक्रेटिक जो है उसका मतलब है कि हम लोग एडल्ट सफरेज है हमारे यहाँ पे, 18 के ऊपर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। हालांकि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पर हम सभी को इन जनरल वोट देने का अधिकार है, हम लोग को चुने जाने का अधिकार है। इवन हमारे राज्य के जो प्रमुख हैं वो भी निर्वाचित होते हैं, और जो विल ऑफ द पीपल यहाँ पे लिखा है वो भी यहाँ पे निरूपित होता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। जो जेफरसन का कोट है, थॉमस जेफरसन, तो वहां से भी हम इसको देखते हैं। गणतंत्र जो है, गणतंत्र या रिपब्लिक का मतलब है जो हमारे राज्य के प्रमुख हैं, राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख, वो निर्वाचित है। वो ब्रिटेन की तरह कोई राजशाही या मोनार्क वंशवाद वाले नहीं है। हमारा जो राज प्रमुख है उसका पद वंशानुगत नहीं है। उसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि कोई भी सार्वजनिक पद वंशानुगत नहीं है। सभी पद सभी नागरिकों के लिए खुले हैं, आपके लिए खुले हैं, मेरे लिए खुले हैं। हम सभी चाहे वो पियून से लेके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी पद में हम लोग जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, अगर हम लोग उसके बेसिक अर्हता को पूरा करते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं, हालांकि हम लोग इन शब्दों जो कीवर्ड्स हैं उस पर और चर्चा करेंगे, और आने वाले समय में हम लोग इससे जुड़े जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस को भी देखे हैं। चूंकि मैंने कल हमारे दैनिक मुख्य परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेशंस हैं उसमें प्रस्तावना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसलिए आज मैंने सोचा कि इस पे मैं एक
छोटा सा क्लास ले लूं। आने वाले समय पे भी हम लोग लगातार इस तरह की कक्षाएं लेंगे और आपको हिंदी माध्यम में ये PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में। आप बिल्कुल जुड़िए और इसको लीजिए। और आने वाले समय में भी हम लोग इसी तरीके से अलग अलग चैप्टर्स में संविधान को पूरी तरीके से सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और यूपीएससी और सीजीपीएससी में पृथक पृथक जो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आए हैं उसको भी हम लोग लगातार अपलोड कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि क्वेश्चन क्यों आए हैं और आने वाले समय में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप हमारे सीजीपीएससी और यूपीएससी के लक्ष्य 2023 पहल से जुड़े। और अगर आप पब्लिक लाइब्रेरी के पार्ट हैं तो आप हफ्ते में 1 घंटे हमसे ले सकते हैं। मैं खुद इस पे उपलब्ध रहूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने में, आपको सहायता करने में, किसी भी प्रकार के सपोर्ट के लिए। और अगर आपने कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है अभी तक और आप कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेट यूपीएससी सीजीपीएससी का हमारा पहल है जो कि नॉन कॉमर्शियल ही रहेगा। और उस पर हम लोग कोशिश करेंगे आपको इंडिया का बेस्ट मटेरियल, बेस्ट क्लास, सभी चीजें मिल पाए। वहां पे टेस्ट सीरीज मिल पाए जो कि रायपुर में ऑफलाइन बैच में उपलब्ध रहेगा। और ये सेपरेट और फ्लेक्सिबल बैच है जो कि प्री कम मेंस बैच है। और इसमें यूजी स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स के लिए विशेष रेगुलर क्लासेस हैं। उसके अलावा जो पहले से एक्सपीरियंस्ड हमारे साथी हैं जिन्होंने पहले भी यूपीएससी और सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा दे चुके हैं या जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं या जो हाउस वाइफ हैं, उन सभी के लिए इनहेरेंटली फ्लेक्सिबल मोड में हम लोग जा रहे हैं, हाइब्रिड मोड में जा रहे हैं। कुछ क्लासेस ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है। टेस्ट सीरीज है, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पृथक पृथक है। 10 जून से हम लोग को क्लास लेना था, पर चूंकि मेरा ऑफिस रिलोकेट हुआ तो ये 1 जुलाई के आसपास से हम लोग प्लान कर रहे हैं। अभी भी यूपीएससी और सीजीपीएससी के हमारे साथी हैं, अलग अलग जिलों से वर्किंग लोग हैं और फ्रेशर्स भी लोग हैं। तो आप आइए, इससे जुड़िए। और ये प्योरली नॉन कॉमर्शियल इनिशिएटिव है, इसलिए जो फीस है वो काफी अफोर्डेबल है। और अलग अलग हमारे साथियों के लिए अलग अलग फीस जो है उसका निर्धारण होता है उनके साथ बैठ के। तो एक अच्छी चीज ये है कि टॉपिक वाइज नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, क्लासेस हैं। मेरे होम ऑफिस में एक छोटी सी लाइब्रेरी की भी आपके लिए व्यवस्था है। अगर आप अलग से भी लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। जितने भी साथी हैं नालंदा सेंट्रल लाइब्रेरी और अलग अलग जिला प्रशासनों के लाइब्रेरी और पहलों से जुड़े, उनके लिए हम लोग 1-1 घंटा देने का सोच रहे हैं। और बाकी साथियों के लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि हमारी टीम जो है वो 1 घंटा उपलब्ध रहे। गवर्नमेंट में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा जो कोचिंग ले चुके हैं, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ का द्वारका हॉस्टल है या फिर जामिया मिलिया, JHRCA, डॉक्टर अंबेडकर, इस तरीके से जो फाउंडेशंस है वहां से जो कोचिंग ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए भी कोई फीस नहीं है। उनके लिए मंथली फीस है जो काफी नॉमिनल होगी, उसको हम लोग आपस में डिसाइड करेंगे। और इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे, सिलेक्शन पे फोकस है, बहुत कम छात्रों के ऊपर फोकस करेंगे। हम लोग को ढेरों छात्र नहीं चाहिए, तो जो मेहनत करने को तैयार हो वैसे ही साथी हमारे बीच में जुड़े तो अच्छा रहेगा। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का एनालिसिस करेंगे। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स और फीडबैक्स जो है वो हमारे छात्रों को और उनके पेरेंट्स को अलग अलग दी जाएगी। तो यहाँ पे बता देना उचित है कि पेरेंट्स से आपकी शिकायत नहीं की जाएगी, जो पॉजिटिव प्रोग्रेस है वो उनसे शेयर की जाएगी और जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है डेफिनेटली आपके साथ उसको इम्प्रूव करने पर चर्चा की जाएगी। हम लोग अभी आने वाले कुछ दिनों में जुलाई फर्स्ट वीक में ही प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं जो लगातार चलेगा और क्वालिटी वाइज रहेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग 50 टेस्ट सीरीज करेंगे, मे बी वो 20 टेस्ट सीरीज हो, पर आपको आने वाले 2 से 3 महीनों में हम लोग कोशिश करेंगे कि सीजीपीएससी का प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा आपका निकल रहा है ऐसा एहसास हो जाए, उसी तरीके से यूपीएससी के जो बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए, पेपर का एनालिसिस हो जाए। और यही मेन चीज है कि आप मुख्य परीक्षा
और प्रारंभिक परीक्षा के पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं और एक कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हैं कि अब मैं उन चीजों को पढ़ रहा हूँ जिससे कि मेरा प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगा और मेरा लेखन शैली भी बेहतर हो रहा है। तो डेफिनेटली हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं और आप डेली आंसर राइटिंग जरूर कीजिए। इस सेशन को देखने के बाद आप प्रस्तावना का जो से संबंधित प्रश्न है आप उसको कर पाएंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस प्रश्न को एक बार पुनः दूंगा और आप उसको लिख के हमारे नंबर पे भेजिए। ऑफिस का नंबर है और आप इस नंबर का भी उपयोग कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे भी आप भेज सकते हैं। और हम जो नया ऑफिस है वो केनाल रोड पर PW ब्रिज के सामने है। डॉक्टर बनर्जी ऑर्थो क्लिनिक है यहाँ पे, लोटस के अपोजिट। तो आप ओल्ड राजेंद्र नगर में जब भी हो अपॉइंटमेंट लेके अपनी स्ट्रेटजी सपोर्ट और गाइडेंस जो भी आपको चाहिए वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज जो निःशुल्क इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत भी आप हमारे पब्लिक लाइब्रेरीज और बाकी जगह के माध्यम से भी इसका फायदा उठा सकते हैं। आने वाले समय में कोशिश रहेगी कि इस पहल में काफी सारे लोगों को जोड़ा जाए, जो चयनित ऑफिसर्स हैं, जो वर्किंग ऑफिसर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, जो अलग अलग डोमेन एक्सपर्ट हैं, अलग अलग विषय के विशेषज्ञ हैं, उनको भी, चूंकि ये हमारा ऐसा पहल है जिसपे हम प्रॉफिट में नहीं जाना चाहते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल है। अगर जो मिनिमल फीस जो हम लोग लेंगे वो एक्सपेंडिचर के बाद हमारे अभ्यर्थियों के लिए और हमारे सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, वाटर, एनर्जी कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट, इस पे काम करने के लिए उपयोग होगा। तो आप इस पहल में भूमिका निभाएं। अगर आपके जान पहचान में और भी साथी आपके फैमिली में मेंबर्स हैं जो यूपीएससी सीजीपीएससी के को लक्षित कर रहे हैं आने वाले समय में 2023 में, तो आप जरूर हमारे पहल से जुड़े और हम कोशिश करेंगे कि उस पे आपके मेहनत पे जो है, आपके चयन पे हम अपनी भूमिका निभा पाए। तो इसी के साथ आप संविधान के प्रस्तावना को फिर से देखिए, एनसीईआरटी को रिफर कीजिए। आपको कोई डाउट हो इस नोट्स को डाउनलोड कीजिए और हमसे बात कीजिए। जब भी आपको किसी भी प्रकार की जरूरत हो यूपीएससी और सीजीपीएससी में, तो आप या तो पब्लिक लाइब्रेरीज के माध्यम से या नॉमिनल फीस पे कंसल्टेशन हमसे कीजिए और मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में 1 घंटे आपके लिए कंसल्टेशन जो है वो फ्री भी रहे। अलग अलग जिलों में हम लोग कोशिश करेंगे आप तक पहुंच पाए और आपकी निःशुल्क सहायता की जाए। सरकार जो है, केंद्र सरकार और हमारी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार की जो मंशा है कि सभी शहर से लेके पिछड़े से पिछड़े गांवों तक के लोग प्रशासन के विभिन्न स्तर पे अपना नेतृत्व प्रदान करें, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ये वीडियो हिंदी मीडियम में ही बनाया है। आगे इस वीडियो का इंग्लिश मीडियम भी आपको अपलोड किया जाएगा। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।